बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेटीपी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं और उसमें कई क्लासेस आज तक हो गए। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ये बिलीफ जो है ना, यही नॉलेज बनती है जब इसके साथ ट्रूथ और जस्टिफिकेशन के एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। तो ट्रूथ का एट्रीब्यूट हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, समझने की कोशिश की, और अब हमें जस्टिफिकेशन समझनी है। उसको उसमें से भी हमने कुछ हिस्सा समझने की कोशिश की और कुछ हिस्सा अभी बाकी है। तो उस दूसरे हिस्से को इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं हस्बे मामूल अपना ये सिस्टम का स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें। आज हमें असल में ऑब्जेक्शंस पढ़ने हैं कि जो ऑब्जेक्शंस एम्पिरिसिज्म पर हो रही है, जो ऑब्जेक्शंस रैशनलिस्ट्स ने उठाई है, तो उन ऑब्जेक्शंस को हम भी किसी हद तक मानते हैं, किसी हद तक क्या बहुत हद तक मानते हैं। वो समझो हमारी तरफ से भी ऑब्जेक्शंस है। मैं असल में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म में हमें और भी कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत थी। अब मैं इतना काफ़ी समझता हूँ कि जो बात मैंने कह दी वो आपके लिए काफ़ी हो जाए, अल्लाह उसको काफ़ी शाफ़ी बना ले। तो अब हम ऑब्जेक्शंस की तरफ आते हैं। जैसा कि पिछली बार मैंने अर्ज़ किया कि ये क्या कहते हैं इसको, ये जो एम्पिरिसिस्ट्स हैं, जो एम्पिरिसिज्म हैं, इसमें जो जैसे जॉन लॉक है, ऐसे लोगों ने, जो एम्पिरिसिस्ट्स हैं, उन्होंने इनेट नॉलेज का इनकार किया है। वो कहते हैं कि इनेट नॉलेज इज नथिंग बिकॉज इट इज नॉट नोन टू ऑल। ये ऑब्जेक्शन है एम्पिरिसिस्ट्स का और इस पर हम रेस्पॉन्सेज इंशाल्लाह अभी अर्ज करेंगे। परवेज साहब, अभी बहुत लेट हो गया, मुश्किल से आपको मैंने एंटर होने दिया, अदरवाइज क्या करें। यू हैव टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। तो इनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन है वो है इनेट नॉलेज जो है, जो फितरी इल्म है, वो कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, या फितरी इल्म है ही नहीं, क्यों नहीं है? उसके लिए इनके पास रीजन ये है कि ये सबों को मालूम नहीं है, कि सब लोग इसका इकरार नहीं करते हैं, सब लोग इसकी गवाही नहीं देते हैं, सब लोग हर एक चीज पर यकसां राय नहीं रखते हैं। तो उसकी वो अपने यहां दलील बनाते हैं, तो इसलिए इनेट नॉलेज नहीं है। हमारा जो कजिया है इनेट नॉलेज के मुतालिक, वो ये है कि इनेट नॉलेज कुछ चीजों के बारे में है जो इंसान के अंदर, अगर हम इल्म मानेंगे, अगर हम फितरत को इल्म मानेंगे, तो कुछ ही चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ ताल्लुक रखती हैं, और बिल्कुल जो बुनियादी चीजें हैं उसके साथ जो ताल्लुक रखती हैं, उन चीजों के बारे में हमारे अंदर एक इल्म है। तो हर एक चीज के बारे में नहीं। अगर हर एक चीज के बारे में इल्म होता तो फिर सीखने की क्या जरूरत थी, फिर बाहर तजुर्बात करने की क्या जरूरत थी। तो हम जो नजरिया रखते हैं मुसलमान, जितने भी मुसलमान ये नजरिया रखते हैं, वो बस यही नजरिया रखते हैं कि ये कुछ चीजों के बारे में, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में। इनकी दलील यह है कि ये सबों को मालूम नहीं है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह अभी एक बात अर्ज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, नेचर इज नॉट कियोटिक। फितरत जो है वो बेतरतीब नहीं होती। ये कहते हैं कि जो नेचर है ना, वो बेतरतीब नहीं होती। अब चूंकि ये सबों को मालूम नहीं है, ये एक बेतरतीबी है, तो उसका ये और एक जवाब देते हैं अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए। स्टैंड इन द मार्केट एंड आस्क पीपल, मे बी ए फ्यू मे रेस्पॉन्ड, सो इट इज नॉट इनेट। तो अगर आप कोई सवाल लेकर मार्केट में खड़े हो जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, तो कुछ लोग जवाब देंगे, कुछ के पास तो जवाब ही नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग तो उल्टा जवाब देंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये इनेट नहीं है। हालांकि इसी चीज को अगर हम हल करने बैठेंगे, यही एग्जांपल लेंगे, मगर एक ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को हमने मजदूरी पे लाया, दिन भर उससे मजदूरी का काम लिया, और फिर शाम को उसको हमने उजरत नहीं दी, उजरत देने से इनकार किया। ये नहीं कहा कि 2 दिन के बाद देंगे, बिल्कुल इनकार किया। अब ये बात लेकर मार्केट में चले। मार्केट में अमीर भी है, गरीब भी है, मजबूत अकल वाले भी हैं, कमजोर अकल वाले भी हैं, इल्म वाले भी हैं और कम इल्म वाले भी हैं, ज्यादा इल्म वाले भी हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने सही किया। सब लोग यकसां जुबान में कहेंगे आपने गलत किया। क्यों कहेंगे? ये ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है। इट ट्रांसेंड्स all boundaries because it is divinely revealed,
इट इज डिवाइनली इंसर्टेड और इंजेक्टेड इन द ह्यूमन सोल। अब अगर हम कोई और बात लेकर चलेंगे, गाड़ी को तेज चलाना चाहिए, आहिस्ता चलाना चाहिए, जरूरी है कि कुछ लोग कहेंगे भाई तेज चलाओ, जवान किस्म का लोग जो होंगे, जो जवान होंगे और उनके अंदर जोश होगी, उनको चलाने में जबरदस्त मास्टरी है वगैरह वगैरह, तो उनके एक रेस्पॉन्स होगी, बूढ़े लोगों की एक रेस्पॉन्स होगी, किसी की और रेस्पॉन्स होगी, ठीक है। तो हम ऐसी चीजों पर क्लेम ही नहीं करते हैं कि इनेट नॉलेज है। अब अगर यही सवाल है कि इसी सवाल को थोड़ा सा रीशेप करेंगे, रीमॉडल करेंगे कि बाजार में ही खड़े हो जाएंगे, हमें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए या जान को खतरे में डालना चाहिए, हर एक कहेगा कि जान की हिफाजत करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। बस ये नकद जवाब है। अब चलिए जो रैशनलिस्ट जो जवाब देते हैं, फिलहाल मैं उसी को ऐड कर लेता हूं। और एक बात, हालांकि वो मुझे इंशाल्लाह कल या परसों किसी क्लास में इंशाल्लाह उसको मैं तफसील से अर्ज करूंगा, अलबत्ता उसका थोड़ा सा यहां मैं एक ट्रेलर के तौर पर कुछ अर्ज करूंगा। वो ये कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स पर, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी पर भी सब लोग यकसा जवाब नहीं देते हैं, उनसे जवाब नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फितरत होती है, इंसान की एक फितरत जो है, इंसान की फितरत मिरर की तरह है, और कभी कभी इस पर ये जो है, ये फितरत जो है जंग आलूद होती है, खत्म नहीं होती है। फितरत कभी खत्म नहीं होती है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है इंसान के यहां कि ये कभी डिलीट नहीं होता है। इसमें अगर वायरस लग भी जाए मगर डिलीट नहीं होता है। ये अल्लाह का फजल है। ये जरूर करप्ट तो होता है, और उस करप्शन को खत्म करने के लिए अल्लाह की तरफ से वो टूल्स और मेथोडोलॉजीज भी हैं कि वो करप्शन और वो वायरस दूर करने के लिए अल्लाह की तरफ से मेथोडोलॉजीज और टूल्स भी हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बच जाता है, बिल्कुल बच जाता है, और फिर से यानी अपनी सालिम सूरत में, सही सूरत में आ जाता है। तो ये अल्लाह का फजल है। करप्ट ये खत्म नहीं हो जाता है, डिलीट नहीं होता है। तो क्या होता है, कभी कभी माहौल की वजह से इंसान को एक गलत माहौल मिलता है, गलत सोबत मिलती है, गलत एक्सपोजर है, गलत मालूमात वो हासिल कर लेता है, उसकी अपब्रिंगिंग गलत हो जाती है, तो नतीजा निकलता है कि उसकी फितरत पर, फितरत सलीमा पर एक जंग चढ़ता है। जैसे एक मिरर पर आप कुछ धूल अगर डालेंगे तो फिर उसमें अपनी शक्ल को देखना चाहेंगे तो आपकी शक्ल साफ नजर नहीं आएगी। मुमकिन है अगर उस पर धूल ज्यादा है तो बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों की फितरतें मसख हो जाती हैं, उन फितरतों पे गुनाहों का जंग चढ़ता है, उन फितरतों पे गलत नजरियात का कलर चढ़ता है, तो उसकी वजह से फिर उस फितरत में से सही रिकॉग्निशन जो पावर है, जो आइडेंटिफिकेशन पावर है, वो बाहर मैनिफेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फितरत में वो सलाहियत नहीं, फितरत में वो सलाहियत है, वो पावर है, मगर वो पावर और वो सलाहियत जो है उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है। मिसाल के तौर आपके हाथ में रोशनी है और आपने इस रोशनी को एक ओपेक कवर में, ठेले में डाल दिया, तो रोशनी बाहर कहां निकलेगी? इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी की सलाहियत ही नहीं है। आपके हाथ में जो लैंप है उसमें रोशनी नहीं है, उसमें रोशनी भी है, रोशनी की पोटेंशियल भी है, और उसमें रोशनी निकल भी रही है, रेडिएट हो रही है, मगर आपने ओपेक कवर लगा दिया है, बाहर से आपने ट्रांसल्यूसेंट कवर लगा दिया है। तो जैसा आप उस पर कवर चढ़ाएंगे तो वैसा आप बाहर आपको उसका असर, उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। इसके बहुत सारे जवाब हैं, मगर ये इतना फिलहाल ये 2-3 जवाब नकद यही मैं अर्ज कर रहा हूं। अब चलिए रैशनलिस्ट्स का जवाब जो इस पर है, सम नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स आर ट्रिगर्ड बाय एक्सपीरियंस। रैशनलिस्ट्स कहते हैं कि कुछ इल्म जो है, कुछ तस्वुरात जो है, वो ट्रिगर होते हैं इंसान के एक्सपीरियंस से, इंसान के तजुर्बे से, इंसान के रहने से, इंसान के उठने बैठने से, जिस चीज के साथ इंसान का तजुर्बा वास्ता पड़ता है। ऑल नो इट बाय बर्थ, but it remains an unconscious part and gets triggered once a clue is available through experience. अब ये जो इनेट नॉलेज है, रैशनलिस्ट का जवाब यह है कि हर एक इंसान को बाय बर्थ ही पता ही होता है, बाय बर्थ उसके अंदर ये सलाहियत होती है, मगर ये उसके अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ इंटेलेक्ट में होती है, और ये उसी वक्त ट्रिगर होती है जब उसको एक राइट एक्सपीरियंस मिलती है, उसकी वजह से उसमें उसके यहां जो ये इनेट नॉलेज है ट्रिगर हो जाती है। एंड वी कॉल इट अनकॉन्शियस नॉलेज, गैर शऊरी इल्म। इसका मतलब क्या है कि एक इंसान जो है वो जानता है, मगर उसको ये पता नहीं होता है कि मैं क्या जानता हूं, क्योंकि ये उसके टिप ऑफ द टंग पर नहीं होता ना, हम कहते हैं जुबान की नोक पर होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, मगर उसके अंदर ही होता है। विद इन सेकंड्स अर्थ कैन नॉट बिकम स्काई और रिवर्स।
जैसा हम जानते हैं ना कि एक सेकंड में तो उल्टा नहीं हो सकता है। अभी आप कहेंगे एक सेकंड में पहाड़ रेगिस्तान बन जाए। वंस यू गिव दिस एग्जांपल टू ए पर्सन, वी विल रेस्पॉन्ड। अब इस पे काउंटर रेस्पॉन्स जो है, यानी एक इंसान को है ना कोई बात जो पता होती है, हाँ आगे इसकी बात आएगी, तो एम्पिरिसिस्ट्स इस बात पर एतराज करते हैं, वो काउंटर रेस्पॉन्स देते हैं। अनकॉन्शियस नॉलेज इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म। इनकी हाँ ये अनकॉन्शियस को कभी इन्होंने ये समझा है कि अनकॉन्शियस मीन्स नॉट नोन एंड नॉलेज इज नोन, यानी इल्म जो है, जो एक इंसान को मालूमात होती है वो उसको पता है ना। नॉलेज का मतलब यह है कि जो कोई इल्म यानी जो मालूम है, यानी जो हमें मालूम है, जो नोन है। अब ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस का मतलब नॉट नोन, यानी ऐसी चीज जो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये तो एक कंट्राडिक्टरी सेल्फ रिफ्यूटिंग स्टेटमेंट है, ये कंट्राडिक्टरी बात अब कर रहे हैं एम्पिरिसिस्ट्स रैशनलिस्ट्स को कहते हैं। दिस इज ए कंट्राडिक्शन, यू से नोइंग इज अननोइंग एंड अननोइंग इज नोइंग। अब इस पर काउंटर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स टू द काउंटर रेस्पॉन्स ऑफ द एम्पिरिसिस्ट्स रैशनलिस्ट्स की तरफ से है, अनकॉन्शियस डजंट मीन नॉट नोइंग, इट मीन्स अनएबल टू रिकॉल नॉलेज। यानी नॉलेज तो है, मालूमात हैं, वो मगर इंटेलेक्ट में दबे हुए हैं। यानी कभी तजुर्बे से भी कोई बात हम सीखते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में चला जाता है या सबकॉन्शियस में चला जाता है, और वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है। वो तभी हमें याद पड़ता है कि जब कोई याद दिलाता है। नो कंट्राडिक्शन बिकॉज नॉलेज नॉट बीइंग रेडी एंड कॉन्शियस। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई तजाद नहीं है। इल्म और इल्म का यानी टिप ऑफ द टंग पे न होना, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल कंप्लीमेंट्री है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में है, अपोजिट साइड्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर हु रोट सीरतुल मुस्तफा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूंगा कि सीरतुल मुस्तफा की किताब, जो इस नाम की किताब है, किसने लिखी है। अब आपको याद नहीं आ रहा है, बस इतना मैं कहूंगा कि वो कांदला का रहने वाला है, तो आपको फौरन याद आएगा उसका नाम है मौलाना इदरीस कांदेलवी। थोड़ा सा क्लू मिल गया तो आपके यहां पूरी स्टोरी रिकॉल हो गई। अब रिकॉल तो तभी होगा कि जब इल्म था, अगर इल्म नहीं होता तो रिकॉल क्या होता। जिस चीज का इल्म नहीं होता है वो तो रिकॉल नहीं हो जाएगा, वो तो बिल्कुल रिकॉल नहीं होगा। आप क्लू पे क्लू देते चले जाएं, कुछ रिकॉल नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्शन थी और उसका जवाब। एम्पिरिसिस्ट की तरफ से दूसरी ऑब्जेक्शन, ऑल साइंटिफिक इन्वेंशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। दूसरी ऑब्जेक्शन इनकी यह है कि साइंटिफिक इन्वेंशन जो हैं वो सारी की सारी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह पर। वी ऑल आर इंडेटेड टू साइंस फॉर ऑल द डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अगर ये सब चीजें जो है साइंस की वजह से हैं, एम्पिरिकल साइंस की वजह से, नॉट साइंस बट एम्पिरिकल साइंस की वजह से। अब इसके लिए साइंस टर्म यूज होती है, असल में बेटर इज टू से एम्पिरिकल साइंस, एंड मैं कहता ही हूं एम्पिरिकल साइंस है, नॉट साइंस, एम्पिरिकल साइंस कही। नो साइंस, नो एम्पिरिकल साइंस, नो डेवलपमेंट, ये इनका नारा है। अब इसकी रेस्पॉन्स क्या है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि एम्पिरिकल साइंस की वजह से बहुत ज्यादा दुनिया में तरक्की भी हुई और बहुत ज्यादा तबाही भी हुई, बहुत ज्यादा तबाही भी हुई और बहुत ज्यादा तरक्की भी हुई, और बहुत ज्यादा सहूलतें, मादी सहूलतें भी इंसान को मुयस्सर हुई, और बहुत ज्यादा परेशानियां भी इंसान के करीब पहुंच गई। मगर हकीकत यह है कि क्या ये जो एम्पिरिकल साइंस है, क्या इससे डायरेक्टली इन्वेंशंस होती हैं, या ये किसी और चीज पर मुनहसिर है जो साइंस नहीं है, जो एम्पिरिकल नहीं है। वो क्या चीज है, वो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स एम्पिरिकल साइंस नहीं है। मैथमेटिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, मैथमेटिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। जैसे लॉजिक नॉर्मेटिव साइंस है, वैसे मैथमेटिक्स भी नॉर्मेटिव साइंस है। मैथमेटिक्स एम्पिरिकल साइंस नहीं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सेंसेस। मैथमेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेस, एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस। जैसे ये अर्थमेटिक्स की एग्जांपल हम बार बार देते हैं, किसी भी नंबर को आप ऐड करें, माइनस करें, मल्टीपल करें, वगैरह वगैरह, जो भी थ्योरम्स वगैरह जो कुछ हैं, मैथमेटिकल रूल्स और लॉज हैं, 99% ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ experience. Mathematics itself is mostly independent of experience. It is based on logic, deductive logic, necessary truths. It is based on अकल, rationality. अब एम्पिरिसिस्ट की तरफ से इस पर काउंटर रिस्पॉन्स है। नंबर, अदद जो है, जो आप नंबर की बात कर रहे हैं, जो आप अदद की बात कर रहे हैं, इसको हम जान नहीं सकते हैं कि जब तक हमें वो मादूद ना हो, वो चीज ना हो जिसको गिना जाए। यानी वो काउंटेबल चीज जब तक हमारे पास ना हो, तो तब तक हम काउंटिंग नहीं कर सकते। हम जैसे एक सेब को देखते हैं, या एक संतरे को देखते हैं, या एक दरख्त को देखते हैं, तो फिर हम कहते हैं एक दरख्त है। जब हम दरख्त को देखते हैं तो फिर कहते हैं एक दरख्त है। 10 को देखेंगे तो 10 कहेंगे, एंड लाइकवाइज। तो इनका नारा है नो थिंग्स नो नंबर्स,
So math is based on hawas, not aql. Math is based on experience, not rationality. इसके response to counter response of the empiricists. अब इसमें ले लीजिए पाई की एग्जांपल. पाई आप जानते हैं ना, पाई की एग्जांपल, पाई एंड डेसिमल नंबर. Point is that here we have numbers but no countable things. We can understand math without senses. A physical thing is available, still the issue is decimal is unlimited and thing is limited. It means we can understand number without the thing. तो पाई की आप एग्जांपल ले लीजिए. We can, its value is 3.1415925 dash dash approximately. So it is not dependent on the thing. Objection number 3. Empiricism is simply ideology and simple is better. Empiricism is simple ideology. यानी जो empiricism है ये बहुत ही सीधी सादी आइडियोलॉजी है, सीधा सादा नजरिया है और सीधा सादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है. नो नीड टू यूज लेंथी एंड डिफिकल्ट आर्गुमेंट स्ट्रक्चर्स. ये बात सही है, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि एम्पिरिसिज्म सीधा सादा एक नजरिया है और सीधा सादा होना अच्छा है. मगर एम्पिरिसिज्म डज एरर्स एंड डज नॉट वर्क एवरीवेयर. हम इसके खिलाफ नहीं है कि एम्पिरिसिज्म गलत है एब्सोल्युटली, मगर हम इस चीज के खिलाफ है कि अगर आप कहें कि सिर्फ एम्पिरिसिज्म ही दुरुस्त है और सिर्फ एम्पिरिसिज्म ही काफी है, सिर्फ एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी ही काफी है जानने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए, हकीकत को जानने के लिए, हकाइक को जानने के लिए. हाँ, एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी में भी, एम्पिरिकल जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है दैट इज फार गुड टू अंडरस्टैंड द मटेरियल रियलिटी बट नॉट द नॉन मटेरियल, नॉन फिजिकल, immaterial, metaphysical realities. These are different realities. We have metaphysical realities, we have non-material realities, we have non-physical realities, we have immaterial realities. These are different types of realities. Beyond the physical realities, beyond the physical reality, which empirical methodologies or empirical scientists try to understand. So इतना ये जो बाकी हकाइक है उनको हम किस चीज से फिर समझेंगे? We cannot, अब जो empirical scientists they actually reduce those realities if they accept them. They accept some of them, we can say non physical realities को या metaphysical realities को कहीं वो मानते हैं किसी किसी को जहां मजबूरी होती है, मगर they reduce them to the physical reality. उसको हम reductionism कहते हैं. इंशाल्लाह ये आगे कहीं पर आएगा, reductionism और non reductionism अलग से इंशाल्लाह एज टॉपिक से इनको हम डील करेंगे. अगर यहां किसी को समझ में ना आए तो डोंट वरी. सो सिंपल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी. तो इसलिए किसी का सादापन, हमें इस चीज पर हम उसको तरजीह नहीं देंगे कि हम गलत सलत सब कुछ मान ले. एंड सिंपल डज नॉट मीन इट इज फ्री फ्रॉम एरर्स. फॉर एग्जांपल सीइंग दैट, सीइंग एज एंड सीइंग, ये मिसाल तो मैंने अर्ज की है. कभी कभी सीइंग की वजह से क्या होता है, सीइंग के 3 वो तरीके हैं. सीइंग दैट इज द फैक्टिव सीइंग, एंड सीइंग एज दैट इज रिप्रेजेंटेशनल सीइंग, एंड सीइंग, ये मैंने पिछले क्लास में अर्ज किया है. तो सेंसेस जो है दे वर्क इन ए लिमिटेड रेंज. एक प्रॉब्लम ये है, सेंसेस वर्क इन ए लिमिटेड रेंज. हर कोई हमारे जो सेंस हैं उन सारे सेंसेस के लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस की वजह से ही हम मजबूर है कि हम किसी और मेथड को भी इस्तेमाल कर लें. दूसरी चीज, एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी जो है जिसमें सेंसेस से आगे चलकर ये इंडक्शन को भी यूज करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, जो डेविड ह्यूम का आर्गुमेंट है. चूंकि बड़े बड़े जो एम्पिरिसिस्ट्स थे वो जॉन लॉक है, डेविड ह्यूम है, बर्कली है. बर्कली को हमारे यहाँ इंडियन एक मुस्लिम फिलोसफर ने उसका रद्द किया है. गालिबन है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी या अब्दुल बारी नदवी, दोनों में से एक ने, इस वक्त मैं नाम भूल गया किस स्कॉलर ने किया है. उसने लिखा है मुकालमा बर्कली. खैर, ये दोनों हमारे यहाँ मुस्लिम फलसफी थे हिंदुस्तान में. तो आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन, ये मैंने कल बताया. आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन को मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं. फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह कव्वे को देखेंगे ब्लैक है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, 10 जगहों पर आपने देख लिया और 10 जगहों को देखने के बाद आपने ये तय कर लिया कि ये कव्वे जो है सारे के सारे क्या है, ब्लैक ही होते हैं. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सारे कव्वे ब्लैक ही हैं. मे बी आपके पास जो 100 एरियाज थे जिनको आपको स्टडी करना था, आपने 100 में से सैंपल 10 एरियाज का ले लिया और 10 एरियाज में आपने स्टडी कर ली बर्ड्स यानी क्रोज की. तो क्रोज की स्टडी करने के बाद आपको ये इस नतीजे तक पहुंच गए, आपकी 10 ऑब्जर्वेशन ये आ गई कि कव्वे काले होते हैं, तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया कव्वे काले हैं. तो इसकी वजह से जो आपने नतीजा निकाला वो कल जाके रिफ्यूट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं है. वो पूरे आपके यूनिवर्स पर, आपके स्टैटिस्टिकल यूनिवर्स, वो यूनिवर्स नहीं कि ये जो कायनात है, स्टैटिस्टिक्स में हम यूनिवर्स कहते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसमें जितने मेंबर्स होते हैं उन सबको हम यूनिवर्स कहते हैं. अब जितने प्रेजेंट होते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं. खैर, ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है एंड इट इज नेसेसरी, इसको जानना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम सैंपलिंग करते हैं.
तो इंडक्शन, इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, इंडक्टिव रूट ऑफ लर्निंग कहते हैं, इंडक्टिव रूट ऑफ रिसर्च कहते हैं, इंडक्टिव रूट ऑफ नोइंग कहते हैं। इसको एरिस्टोटल ने भी एडवोकेट किया है, दो इन ए वेरी रफ फॉर्म। तो इंडक्शन की क्या प्रॉब्लम है कि मिसाल के तौर पर हमने एक जगह पे देख लिया कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 10 जगहों पे देख लिया, 50 जगहों पे देख लिया, तो हमने कंक्लूड किया। यहां भी एक माउंटेन पर चले गए, वहां में सर्दी लग गई, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे चले गए तो सर्दी लग गई। बट डज इट मीन दैट हर जगह पे सर्दी होगी? इट इज नॉट नेसेसरी। अगर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे ना, सर्टेन कंक्लूजन, इट इज नॉट नेसेसरी। मे भी किसी जगह इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाए, और कभी कभी टेम्परेचर इन्वर्ट होता है एटमॉस्फेयर में, और किसी जगह हमें हाई टेम्परेचर भी मिलेगा, और कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद आल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर। हालांकि ये चीज तो एम्पिरिकल साइंटिस्ट्स ने क्लियर कर दी। अब इसी तरह से इंडक्शन में प्रॉब्लम यही है कि हम सारे मेंबर्स को वहां स्टडी नहीं करते, और उनकी स्टडी पर हम कंक्लूजन नहीं देते। हम लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं, और लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हम कंक्लूजन देते हैं। अब इन सेंसेस और इंडक्शन को लेके हम, जैसे एक जमाने में हमारा एक यानी एम्पिरिसिस्ट्स का नजरिया ये था कि ये जो जमीन जो है ये सेंटर है सोलर सिस्टम का, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। फिर वो बदल गया, फिर आ गया हीलियोसेंट्रिक, गैलीलियो और कोपरनिकस के जमाने में हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ग्रीक्स के जमाने में ये था कि जमीन जो है फ्लैट है, फिर चला गया नहीं, ये स्फेरिकल है। जब अलमसूदी आ गया तो अलमसूदी ने इसको प्रूव किया कि ये स्फेरिकल है, जमीन जो है स्फेरिकल है, ये फ्लैट नहीं है। तो इसी तरह से ग्रीक्स के जमाने में ये बात भी थी कि अर्थ जो है ये फ्लैट भी है, ये सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम भी है, और सन इसके इर्द गिर्द घूमता है, बाकी प्लैनेट्स भी घूमते हैं। मगर जब कोपरनिकस और गैलीलियो का टाइम आ गया तो उस जमाने में ये कहा गया कि सन स्टैटिक है, सन घूमता नहीं है, अर्थ इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, बाकी प्लैनेट्स भी घूमते हैं। फिर आगे जब एडविन हबल का जमाना आ गया तो ये कहा गया कि नहीं, सन भी तो घूमता है, सन तो रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, और अब यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, एसेंट्रिक है। तो इस तरह से ये सारी जो स्टडीज थी, ये सारी एम्पिरिकल स्टडीज, और ये सारी स्टडीज बदल गई। जैसे पिछली मैंने एग्जांपल दी थी कि न्यूटन का जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो एब्सोल्यूट टाइम था, और आइंस्टाइन का टाइम का कॉन्सेप्ट रिलेटिव टाइम है। तो एक जमाने में जो न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, जिसको हम लीनियर फिजिक्स कहते हैं, वो नजरियात ही बदल गए, वो सारा ठेला ही बदल गया। आगे आइंस्टाइन की बातें आ गई, और आइंस्टाइन की का एक कांस्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, गालिबन यही नाम है उसका, वो तो उसके जमाने में ही बदल गया, वो तो उसके जमाने में रिफ्यूट हो गया। अब जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, एक जमाने में हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मानते थे, एक जमाने में हम 9 प्लैनेट्स मानते थे, अब 8 मानते हैं जो वेल एक्सेप्टेड हैं और अंडर इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे हैं। पहले तो प्लूटो भी था, बाद में उसको निकाल दिया गया। अब पहले जो एम्पिरिकल स्टडी थी वो पूरी नहीं थी, फिर और एम्पिरिकल स्टडी ऐड हो गई, तो उसकी वजह से उसको बाहर निकाला गया। तो इस तरह से साइंस के हमारे जो साइंटिफिक एम्पिरिकल साइंटिफिक कंक्लूजन्स है वो बदलते रहते हैं, दे आर नॉट फाइनल, सो कैन नॉट गिव अस नॉलेज ऑलवेज। सो एम्पिरिकल methodology cannot give us knowledge. Knowledge means in which there is certitude, यकीन जिसमें certainty है। So many a times it misleads us. ये empiricists के proofs थे, और उसको हमने काउंटर भी किया साथ साथ में। empiricists के proofs थे इन डिफेंस ऑफ एम्पिरिसिज्म, और उसको हमने काउंटर भी साथ साथ में किया। अब रैशनल